क्या नैरेटिव के लिए राजनीति में होता है अफवाह साइकोलॉजी का इस्तेमाल? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह दौड़ाने के लिए अपने ही नेताओं को डराते हैं? बेहतर रिजल्ट्स के लिए इंसानों में कैसे लगाए जाते हैं टायर? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या पॉलिटिक्स की दुनिया, नैरेटिव की अहमियत सब जगह है। इसके लिए साम दाम दंड भेद सब यूज होता है। बेहतर नतीजों के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मर की स्पीड को बढ़ाया जाता है। इसे ही टायर लगाना कहा जाता है। टायर लगाना मतलब किसी नेता से उसकी सामान्य परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस निकलवाना। टायर लगने के बाद किसी नेता की परफॉर्मेंस में वही अंतर आ जाता है जो एक पैदल चलने वाले इंसान और इंजन से चलने वाली गाड़ी में होता है। हाँ, यह जरूर देखा जाता है कि टायर लगाने किस नेता में है, क्या वो नेता टायर लगाने के काबिल है भी या नहीं। इस बात को अगर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में अफवाह जोरों पर थी कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। अफवाह थी कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप शिवराज सिंह चौहान की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। हालांकि अफवाह सिर्फ अफवाह रही। 2018 का पूरा चुनाव बीत गया लेकिन शिवराज को हटाया नहीं गया। जब 2018 में बीजेपी एमपी का चुनाव हार गई तो मीडिया में हर जगह देखने सुनने को मिल रहा था कि लोगों के बीच शिवराज को लेकर एक फटीग फैक्टर काम कर रहा था। लोग शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देख देख कर ऊब चुके थे। बड़े बड़े एक्सपर्ट कहने लगे थे कि मध्य प्रदेश के लोग अब शिवराज के बदले किसी और को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई थी भी। हालांकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एमपी को कमलनाथ के रूप में शिवराज का विकल्प मिला भी, लेकिन खुद कांग्रेस के लोगों ने ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया। 2018 तक शिवराज तो फिर भी लगभग 12-13 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन कमलनाथ 1.5 साल भी मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। अब सवाल आता है कि 2018 में पार्टी को चुनाव हरवा चुके शिवराज को ही 2020 में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री क्यों बनाया? अगर शिवराज को लेकर लोगों में फटीग फैक्टर था तो किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जा सकता था। लेकिन अगर कांग्रेस से आए विधायक भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार थे तो मीडिया में चल रहे फटीग फैक्टर के एनालिसिस का मतलब क्या था? यह कहा जा सकता है कि जनता ने तो 2018 में शिवराज को मुख्यमंत्री के तौर पर खारिज कर ही दिया था, लेकिन यह भी सही है कि इसके बावजूद बीजेपी के पास शिवराज के मुकाबले कोई नेता नहीं था। 2020 में जब शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बने तब तक बीजेपी की टॉप लीडरशिप को अच्छे से समझ में आ चुका था कि फटीग फैक्टर कितना भी हो लेकिन उनके पास शिवराज का कोई अच्छा ऑप्शन मौजूद नहीं है। बीजेपी यह भी जानती थी कि मध्य प्रदेश गुजरात नहीं है जहां उसने पूरे घर के बदल डाले थे। बीजेपी लीडरशिप यह भी समझ रही थी कि अगर शिवराज खुद को थोड़ा बदल लें और ज्यादा एक्टिव हो जाएं तो पार्टी के लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यही वो दौर था जब एक बार फिर शिवराज को सीएम पद से हटाए जाने की खबरों ने जोर पकड़ा। हर कोई कहने लगा कि मामा अब गए तब गए, लेकिन मामा कहीं नहीं गए। 2023 का पूरा चुनाव बीत गया लेकिन शिवराज को बदलने की अफवाह सिर्फ नैरेटिव तक ही सीमित रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया में शिवराज को बदलने की खबरों के पीछे कोई रणनीति काम कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया में शिवराज को हटाने की खबरों के पीछे बीजेपी की यह इच्छा थी कि शिवराज अपने ढीले ढाले रूटीन से बाहर आएं और जमीन पर बदलाव लाने वाले कुछ ठोस कदम उठाएं। जिस शख्स को जो काम सौंपा गया है उसे वो बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उस शख्स के इमोशंस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। इन इमोशंस में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फियर और ग्रीड, यानी डर और लालच। बीजेपी ने भी शिवराज के डर और महत्वाकांक्षा के इमोशंस को एक्टिव करते हुए उनमें टायर लगाने का काम किया। शिवराज को एहसास कराया गया कि बीजेपी उनके बदले किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है। शिवराज को यह सोचने पर मजबूर किया गया कि अगर वो एमपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो राजनीति में उनकी भूमिका क्या रह जाएगी।
इस अफवाह से हुआ ये कि पूरे चुनाव तक शिवराज के मन में ये बात रही कि अगर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया तो पार्टी का तो नुकसान होगा ही, उनकी खुद की स्थिति भी खराब हो सकती है, यहां तक कि राजनीतिक करियर भी समाप्त हो सकता है। शिवराज के पास विकल्प था कि या तो वो पुराने तरीके से चलते हुए मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी को गंवा दे या फिर ये साबित कर दें कि उनका कोई विकल्प है ही नहीं, ना बीजेपी में और ना जनता के सामने। 2023 का विधानसभा चुनाव आने से पहले शिवराज ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। वो प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से मिलने लगे। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं लॉन्च की जिनके दम पर वो सीधे लोगों के दिलों से जुड़ गए। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना एक ऐसी ही योजना थी जिसके तहत 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को हर महीने पहले 1000 रुपए और फिर 1250 रुपए मिलने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ परिवारों से शिवराज का सीधा कनेक्शन बन गया। हर महीने की 10 तारीख को जब महिलाओं के अकाउंट में पैसे आते तो उन्हें शिवराज की याद भी आती। शिवराज के एफर्ट्स से चुनाव में बीजेपी की स्थिति सुधरने लगी और नतीजा आपके सामने है। हालांकि इसमें बड़ा हाथ शिवराज को बदलने की अफवाह या नैरेटिव का भी है, क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाकर लास्ट मोमेंट तक शिवराज पर प्रेशर बनाए रखा। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिवराज सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनमें संभावनाएं तो थीं, लेकिन वो बेफिक्री और सक्रिय न होने की वजह से लोगों की नजरों से उतर रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने टायर लगाए तो शिवराज सिंह ऐसे दौड़े कि सबसे आगे निकल गए। एक दूसरा उदाहरण आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ले सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यह अफवाह पूरे जोरों पर थी कि मोदी और शाह यूपी में योगी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा हुआ कभी नहीं, ना चुनाव के पहले और ना चुनाव के बाद। वजह वही है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप जानती है कि यूपी में उनके पास योगी से बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो योगी को यह मैसेज नहीं देना चाहते थे कि उनकी कुर्सी सुरक्षित है। मोदी शाह नहीं चाहते थे कि योगी निश्चिंत होकर बैठ जाएं और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी का परफॉर्मेंस खतरे में आ जाए। इसीलिए लगातार ये नैरेटिव चलता रहा कि योगी को हटाया जा सकता है। इससे हुआ ये कि योगी को एहसास हुआ कि उन्हें दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि क्यों वो यूपी के लिए बेस्ट हैं। उन्होंने दिखाया भी।